सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी सेना के सम्मान में हो रहे कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी आज भोपाल में शौर्य स्मारक का उद्घाटन करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने 41 करोड़ रुपए खर्च करके ये स्मारक बनवाया है। इसमें शहीदों के नाम के अलावा सीमा पर लड़ने वाले सैनिकों के मुश्किल हालात दिखाए गए हैं। शहीदों की याद में बने इस शौर्य स्मारक में पीएम मोदी एक ज्योति जलाएंगे, जो आने वाले वक्त में लगातार चलती रहेगी। मैं अमर शहीदों का आचरण उनके यश गाया करता हूँ। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। इस दौरान पीएम मोदी लाल परेड ग्राउंड में पूर्व सैनिकों की एक सभा को भी संबोधित करेंगे। रूस और भारत के बीच शनिवार को एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम डील होगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स सम्मेलन के लिए भारत आ रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी के साथ मुलाकात में इस समझौते को अंतिम रूप दिया जाएगा। रूस की एजेंसी ने पुतिन के सहयोगी यूरी उश्कोव के हवाले से कहा है कि एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 ट्रायम्फ की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। हालांकि इसके लिए कोई समय सीमा नहीं बताई गई है। S-400 रूस का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है। ये सिस्टम कई 100 किलोमीटर के दायरे में एक साथ 300 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और करीब 3 दर्जन को निशाना बना सकता है। चीन के बाद भारत इसे खरीदने वाला दूसरा देश है। 15 और 16 अक्टूबर को होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए गोवा पूरी तरह तैयार है। सरकार इसके लिए किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहती, इसीलिए सुरक्षा से लेकर विदेशी मेहमानों के ठहरने की व्यवस्था तक सभी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ही गोवा पहुंच जाएंगे। ब्रिक्स सम्मेलन से हटकर पीएम मोदी 10 द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इनमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन भी शामिल है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी द्विपक्षीय वार्ता होने की संभावना है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत दौरे से पहले चीन ने भारत से बेहतर रिश्ते पर जोर दिया है। दिल्ली में चीनी दूतावास के अधिकारी चेंग वांगजोंग ने कहा कि ड्रैगन और हाथी साथ मिलकर शांति के साथ रह सकते हैं। चीन के अधिकारी के मुताबिक भारत और चीन के बीच मतभेद होने के बावजूद पिछले कुछ साल में दोनों देशों के रिश्तों में मजबूती आई है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ पीएम मोदी की 15 अक्टूबर को द्विपक्षीय बातचीत होने वाली है। चीन के राष्ट्रपति ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए गोवा आ रहे हैं। पाकिस्तान सेफ्टी और सिक्योरिटी के मामले में दुनिया का चौथा सबसे खतरनाक देश है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट में सुरक्षा के लिहाज से पाकिस्तान को चौथा सबसे असुरक्षित देश बताया गया है। इस लिस्ट में फिनलैंड को दुनिया का सबसे सुरक्षित देश बताया गया है। सबसे खतरनाक देशों की सूची में नाइजीरिया पहले नंबर पर है। कोलंबिया और यमन दूसरे और तीसरे नंबर पर है। आतंकी हाफिज सईद ने कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तानी नेताओं को नसीहत दी है। हाफिज सईद के मुताबिक पाकिस्तान के सांसदों की वजह से कश्मीर समस्या हल नहीं हो रही है। हाफिज के मुताबिक पाकिस्तानी सांसद ही असली रुकावट है, क्योंकि ये हर बात के लिए अमेरिका की तरफ देखते हैं। जिनको तुमने वोट दे दे के अपनी नुमाइंदगी के लिए भेजा हुआ, ये बेचारे परेशानी का बायस। क्यों? इन्होंने देखना अमेरिका की तरफ। रक्षा मामलों की संसदीय स्थायी समिति की आज से होने वाली बैठक से पहले फैसला किया गया कि सर्जिकल स्ट्राइक का ब्यौरा समिति को नहीं दिया जाएगा। हालांकि पहले बैठक के एजेंडे में तय किया गया था कि सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में भी समिति को बताया जाएगा। आखिरी वक्त में हुए इस बदलाव पर विवाद पैदा हो गया है। कांग्रेस के 2 वरिष्ठ सदस्यों अंबिका सोनी और मधुसूदन मिस्त्री ने इसका विरोध किया है और पहले वाले एजेंडे को बरकरार रखने की मांग की है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि वो कॉमन सिविल कोड पर लॉ कमीशन के सवालों का बहिष्कार करेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि लॉ कमीशन जो काम कर रहा है वो अवैध है। लॉ कमीशन ने 7 अक्टूबर को देश की जनता से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने को लेकर राय मांगी है। हम इसका विरोध करेंगे। ये माइनॉरिटीज के मामलों में दखल है। आम मुसलमान भी चाहता है कानून बदले, महिलाएं तो चाहती हैं। एक पढ़ा लिखा तबका जो आम मुसलमान का है वो भी चाहता है। मुंबई के बांद्रा में 5 मंजिला इमारत गिरने से 6 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। बहरामपाड़ा इलाके में हुए इस हादसे में 5 लोग घायल भी हुए हैं। फायर ब्रिगेड, NDRF और मेडिकल की टीम मौके पर मौजूद है, लेकिन भीड़ भाड़ वाला इलाका होने की वजह से मलबा हटाने में मुश्किलें आ रही हैं। बिल्डिंग गिरने की वजह का अभी तक पता नहीं चल सका है। पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो गुतेरेस संयुक्त राष्ट्र संघ के नए महासचिव नियुक्त किए गए हैं। एंटोनियो 1 जनवरी 2017 से पदभार ग्रहण करेंगे। मौजूदा महासचिव बान की मून का 5 वर्षों का दूसरा कार्यकाल 1 जनवरी 2017 को खत्म हो रहा है। UN महासचिव के पद के लिए 7 महिलाओं समेत कुल 13 उम्मीदवार मैदान में थे। 193 सदस्यों वाले संयुक्त राष्ट्र ने इस पद के लिए एंटोनियो के नाम पर मुहर लगाई।